स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा हिंदी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पहला अध्याय दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। बच्चों, प्रेमचंद जी का जन्म सन 1980 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका बचपन जो था वो अभावों में बीता था। अभावों में मतलब बहुत सारी कमियां थी, मतलब ये बहुत ही गरीब थे। ठीक है, इसलिए इनकी जो शिक्षा थी वो सिर्फ बीए तक ही हो पाई थी। ये सिर्फ बीए तक पढ़ पाए थे और इन्होंने सरकारी विभाग में नौकरी भी की, लेकिन उसको इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, नौकरी से त्याग पत्र दे दिया क्योंकि असहयोग आंदोलन में ये भाग लेने लगे। ठीक है, और फिर इन्होंने अपना पूरा समय लेखन कार्य को समर्पित कर दिया, मतलब ये लिखने लगे, लेखक बन गए। ठीक है, इन्होंने अपने साहित्य में किसानों, मजदूरों, उनकी दयनीय स्थिति, ठीक है, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि जैसे विषयों को लिया है। इन विषयों पर इन्होंने लिखा है। ठीक है बच्चों, और दो बैलों की कथा अब आज जो हम इनकी पढ़ेंगे, जो इनका की कहानी है दो बैलों की कथा, उसमें ये कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध को बता रहे हैं कि कृषक समाज का जीवन कैसा होता है और उनका पशुओं के साथ और पशुओं का किसानों के साथ कैसा एक भावनात्मक संबंध बन जाता है, उसके बारे में इसमें वे हमें बता रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता जो है वो सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो नहीं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। ठीक है, कि जिस प्रकार से इसमें बताया गया है कि दो बैल हैं, उनको अपने जो मालिक है, जो उनका किसान, जो उनको खेत में जोतना है, हल चलाता है, उनको खेतों में काम लेता है उनसे, उसके साथ इनका कैसा संबंध बन जाता है बैलों का। ठीक है, और फिर उसको किसी मजबूरी में किसी को बेचना पड़ता है उन बैलों को, तो किस प्रकार से उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनको अपनी स्वतंत्रता के लिए कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे वो झेलते हैं कठिनाइयाँ। ठीक है, और फिर अंत में अपनी स्वतंत्रता को पा जाते हैं। तो इसी प्रकार से स्वतंत्रता के लिए बताया है कि कितना संघर्ष करना पड़ता है, आज़ादी यूं ही नहीं मिल जाती। तो कहीं ना कहीं ये आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है कहानी। ठीक है बच्चों, तो आइए हम शुरू करते हैं दो बैलों की कथा को। इसमें लेखक प्रेमचंद क्या कह रहे हैं कि जानवरों में गधा जो है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। कैसे, क्या मतलब है, यहाँ पर व्यंग्य है ये। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। कि ये कहने का मतलब कि अलग ही लेवल का बेवकूफ़ ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको हम गधा कहते हैं कि ये तो गधा है। ठीक है, कि मतलब कि बेवकूफ़ है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन और उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। निरापद मतलब कि बिना किसी संकट के, जो कि उस पर कोई संकट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो इतना सहनशील स्वभाव का है। ठीक है, बिना किसी बात के ही वो इतना सहनशील है, तो इसी वजह से उसको ऐसी पदवी दे दी कि वो बेवकूफ़ है। ठीक है तो फिर आगे कहते हैं लेखक कि गाय जो है वो भी कभी कभार सींग मार देती है और ब्याई हुई गाय तो अनायास ही, मतलब अचानक ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। जो ब्याई हुई गाय मतलब जब वो बछड़ा या बछड़ी देती है, ठीक है, कि को जन्म देती है, तो उस वक्त वो सिंहनी का सा रूप धारण कर लेती है। तब उसके आसपास या उसके बच्चे की और आसपास कोई नहीं फटक सकता। ठीक है, वरना वो आक्रमण कर देती है, सींग मार देती है। ठीक है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कि वो किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन कभी कभी उसको भी क्रोध आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गधे को तो कभी क्रोध करते ना सुना है ना देखा,
ठीक है, चाहे कितना भी उसको मारो, उस ठीक है, जैसी भी खराब स्थिति हो, उसको जैसी भी पड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, लेकिन उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं होता कि मेरे को ये दिया है खाने को, वो दिया है, ऐसा, या उसके चेहरे पर ही दिखे, ऐसा कभी नहीं। वो तो चुपचाप खा लेता है उसको जैसा डाल दिया जाता है। ठीक है, वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वैशाख मतलब वैसाख का महीना होता है ये, अप्रैल मई का महीने में आता है ये। ठीक है, हिंदी पंचांग के हिसाब से, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से उसको वैशाख का महीना बोलते हैं। ठीक है, तब वो कह रहे हैं कि एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल मतलब आनंदमय क्रीड़ा। ठीक है, पर लेकिन कभी उसको बहुत खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पे एक विषाद सा, एक उदासी सी स्थायी रूप से छाई रहती है, और सुख दुख हानि लाभ कुछ भी हो, कैसी भी दशा हो, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, और फिर ये कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों के जितने भी गुण बताए गए हैं कि एक ऋषि या मुनि होने के लिए कि सहनशील होना चाहिए, सादा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो भी जितने भी गुण बताए हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। पराकाष्ठा मतलब सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच गए। कहने का मतलब ऋषि मुनियों वाले सारे गुण हैं गधे में, लेकिन फिर भी इंसान उसे बेवकूफ़ ही कहता है। ठीक है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कि इतने सद्गुण हैं, उसके अंदर अच्छे गुण हैं, फिर भी इतना अनादर होता है। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं उनका कहना है कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, कि बिल्कुल सीधा होना भी ठीक नहीं है। कि जैसे कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में तो उनको घुसने नहीं दिया जाता। ठीक है, बता रहे हैं कि भारतवासी कितने सीधे साधे हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, कुछ समय मतलब बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर भी गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, ठीक है, कि वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, तो शायद सभ्य कहलाने लगते। उन्हीं को सभ्य माना जाता है कि जो हर चीज़ का जवाब दे सके। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य मतलब जिसकी गिनती की जा सके। एक बारी विजय प्राप्त की और उसके बाद संसार के सभ्य जातियों में गिना जाने लगा। ठीक है, जापान। तो इसी तरीके से बिल्कुल सीधा होना भी सही नहीं है, कुछ जवाब देना या विरोध करना भी, कि बुराई का विरोध करना भी आना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर उसके लिए ज़रूरत पड़े तो युद्ध भी करना ज़रूरी है। फिर आगे कह रहे हैं, लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है, और वो जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। ठीक है, जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उस कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ मतलब बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कि बेवकूफ़ों में सबसे श्रेष्ठ बैल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में को आते हैं। ठीक है ना, दिखते हैं। और भी कई रीतियां हैं जिसमें वो असंतोष अपना प्रकट कर देता है, इसलिए उसका स्थान गधे से नीचे है। किसमें? अच्छाई में और सीधेपन में बैल का स्थान गधे से नीचे है। हालांकि बैल भी चुपचाप बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, लेकिन उसको कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी अड़ियल बैल भी होते हैं कोई कोई। ठीक है, तो कहने का मतलब गधे से नीचे ही है उसका स्थान। अब आगे बता रहे हैं झूरी काची। झूरी काची एक किसान है, उसके 2 बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती, और दोनों ही पछाई जाति के थे। पछाई जाति क्या है? बैलों की एक जाति होती है जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं और काम में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत दिनों तक वो साथ रहे और इसलिए उनमें भाईचारा हो गया, क्योंकि वो जूरी काची के लिए काम कर रहे थे उस किसान के लिए, तो इसलिए वो साथ रहते, तो उनमें कहीं ना कहीं भाईचारा हो गया, मित्रता हो गई। ठीक है,
और दोनों एक दूसरे से मूक भाषा में, मूक मतलब इसमें बोल ना सके, ठीक है, गूंगी भाषा में विचार विनिमय करते थे, मतलब कहीं ना कहीं बातचीत करते थे एक दूसरे से अपनी ही आवाज़ में, और एक दूसरे की मन की बात समझ भी जाते थे। उनके पास शायद ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब कहा जाता है कि जीवों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। वो भी उस गुप्त शक्ति से वंचित है। कहने का मतलब कि वो कैसे मूक भाषा में एक दूसरे के साथ विचार विनिमय कर लेते थे और उसको समझ भी लेते थे, और उस भाषा को समझने में मनुष्य भी वंचित है, मनुष्य भी उसको नहीं समझ पाता, वो एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत अच्छी मित्रता निभाते थे, ठीक है। और कभी कभी उनकी घनिष्ठता इतनी होती है कि धौल धप्पा होना। धौल धप्पा मतलब कि दोनों हाथापाई भी, की दोस्ताना हाथापाई जिसे कहते हैं, कि प्यार से हाथापाई करते हैं ना, उस टाइप के भी करने लगते थे, ठीक है। और एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। और दोनों का क्या वो रहता था कि कोशिश करते थे कि उससे ज़्यादा काम मुझे मिल जाए और मुझसे ज़्यादा काम, ठीक है, मतलब एक दूसरे का काम बांट ले। उनको लगता था कि मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ ढो दिया जाए, इस तरह की वो कोशिश करते थे। और नांद, नांद क्या होता है? एक चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें जानवरों के लिए चारा डाला जाता है। तो उसमें जब उनके लिए खली भूसा, उनका खाना होता है, चारा होता है, ठीक है, वो जब डाला जाता है तो अगर एक उसमें से मुंह निकाल ले तो दूसरा भी निकाल लेता था, कि मतलब उतना ही खाएंगे बस, ठीक है। अब संयोग की बात क्या है कि झूरी काची जो किसान है उसने एक बार गोई, गोई मतलब गाय को ससुराल भेज दिया। कहने का तात्पर्य इन बैलों को कहीं भेज दिया। वो क्या, उनको बेच दिया, जबकि उनको पता ही नहीं था कि हमें बेचा जा रहा है, ठीक है। उसने अपने साले गया को इनको बेच दिया, और वो इनको ले जाने में ही, उसको घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। क्यों? कहने का मतलब परेशान हो गया वो बहुत ही। कैसे कि पीछे से वो उनको हाँकता और दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता। पगैया क्या होता है? गाय को बांधने की रस्सी होती है, उसको पकड़ के आगे से खींचता, तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि झूरी काची किसान जो है अपने साले को उसने इन दोनों बैलों को बेच दिया और वो अपने गांव लेकर जा रहा है, ठीक है, झूरी काची के ससुराल, ठीक है, वो गया उनको लेके जा रहा है, और ये पकड़ में नहीं आ रहे, ठीक है। कभी ये सींग मार रहे हैं, कभी क्या। और फिर कह रहे हैं कि अगर ईश्वर ने वाणी दी होती तो ये उनसे पूछ ही लेते, उससे झूरी काची से, कि इनको क्यों निकाला जा रहा है, कि इन्होंने क्या सेवा में कोई कसर छोड़ दी, कि इतनी मेहनत से काम नहीं चला तो और मेहनत करके दे देंगे, और काम कर देंगे। और ये कह रहे हैं कि उन उससे हटने की बजाय, किसी और के पास जाने के बजाय इन्हें मर जाना कबूल था, लेकिन ये कहीं और जाना नहीं चाहते थे, ठीक है। ये कहते हैं कि हमने तो कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की, कि मतलब इनको कितना और क्या खिलाया जा रहा है, कभी शिकायत ही नहीं की। फिर इनको क्यों ऐसा किया जा रहा है, इनको क्यों बेचा जा रहा है एक जालिम के हाथों, ठीक है। अब संध्या का समय, दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए, नांद क्या, वही बर्तन जिसमें खाने के लिए इनको दिया जाता है, चारा दिया जाता है, तो एक ने भी मुंह न डाला, ठीक है। उनका दिल भारी हो रहा था, क्योंकि उनको अपने मालिक से दूर कर दिया गया था, ठीक है। जिसे इन्होंने अपना घर समझा था वो इनसे आज छूट गया। एक नया घर, नया गांव, नया आदमी, सब कुछ इनको बेगाना सा लग रहा था। और दोनों ने फिर से एक मूक भाषा में सलाह की और एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। कनखियों मतलब चुपके से देखा और लेट गए। और जब गांव में सोता पड़ गया, मतलब गांव में जब सब सो गए, रात हो गई, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। ये सब कुछ रस्सी वस्सी तोड़ा ली और अपने घर की तरफ, मतलब झूरी काची के वहाँ चल पड़े। पगे मजबूत थे, अनुमान नहीं हो, मतलब लग इन रहा था कि कोई बैल उनको तोड़ भी सकता है, ठीक है। लेकिन अचानक से उनमें दूनी मतलब दुगनी शक्ति आ गई थी और एक झटके में ही वो रस्सियाँ इन्होंने तोड़ दी थी, ठीक है। अब झूरी काची जब प्रातःकाल सुबह के समय सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल जो है वो चरनी पर खड़े हैं। चरनी क्या होता है? पशुओं के चरने का स्थान होता है, जहाँ पे वो
अपने चारे को चरते हैं, तो वहाँ पर वो खड़े हुए मिले और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। ये उसने देखा। गराव क्या था कि गले में सूजन आ गई थी, उन्होंने रस्सियाँ जो तुड़वाई अपनी, ठीक है, खींच खींच कर तोड़ी, उससे उनके गले में सूजन आ गई थी और उनके घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हुए थे और उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था कि झूरी काची के प्रति स्नेह प्रेम भी झलक रहा था और विद्रोह भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी आंखों में दिख रहा था कि उनको क्यों भेजा। ठीक है। झूरी जो था वो बैलों को देखकर स्नेह से, मतलब प्यार से गदगद हो गया। ठीक है, स्नेह से भर उठा और दोनों को गले लगा लिया। ठीक है। और फिर उसके बाद में गांव घर और गांव के लड़के जमा हो गए। सभी कहने का मतलब बहुत सारे लोग जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे और उन्होंने ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी थी। अभूतपूर्व मतलब पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर बाल सभा ने निश्चय किया कि इन दोनों पशुवीरों का अभिनंदन किया जाए, मतलब उनको शुभकामना दी जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, एक तरीके से। और उसके लिए कोई उनके लिए रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, उनके लिए ये सब लाए। ठीक है। और किसी ने, एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। फिर दूसरे ने कहा कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं, ये तो इस जन्म के आदमी हैं। लेकिन कोई भी इनका प्रतिवाद नहीं कर पाया, मतलब विरोध नहीं कर पाया। अब जो झूरी की स्त्री थी, जब उसने बैलों को देखा द्वार पर तो वो जल उठी, उसको गुस्सा आ गया। वो कहती है नमक हराम बैल हैं जो एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। कहाँ? क्योंकि वो इसके भाई का घर था। ठीक है, झूरी की पत्नी के भाई का घर था वो, कि वहाँ पर काम नहीं किया, बेचा भी और वहाँ काम नहीं किया और आ गए। ठीक है। अब झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप मतलब आरोप नहीं सुन सका। कहता नमक हराम क्यों? इनको दाना चारा नहीं दिया होगा तो क्या करते? फिर स्त्री बोलती है रोब से, बस तुम ही तो दाना चारा खिलाना जानते हो। ठीक है ना, और बाकी सब तो पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया और कहता है चारा मिलता तो भागते क्या? फिर स्त्री कहती है कि भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। क्योंकि जो झूरी काची था वो अपने बैलों को बहुत ही प्यार से रखता था, सहलाता था। वो कह रही है सभी ऐसे नहीं करते। ठीक है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी, कि खिलाते हैं लेकिन फिर काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। फिर कहती है कि अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। और वही हुआ। मजूर जो इनको चारा डालता था उसको कड़ी ताकीद कर दी गई, मतलब चेतावनी दे दी गई कि इनको खाली भूसा ही देना है। ठीक है। अब बैलों ने जब नांद में मुंह डाला तो फीका फीका उनको भूसा मिला, कोई चिकनाहट नहीं, कोई रस नहीं, मतलब उनको खली और चोकर नहीं दिया गया और खाली भूसा उनसे खाया ना जाए। ठीक है। तो अब ये देखकर वो आशा की भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। तो झूरी काची जो इनका मालिक है, वो किसान, उसने मजूर से कहा कि थोड़ी सी खली भी क्यों नहीं डाल देता। वो कहता है कि मालकिन मुझे मार डालेगी। फिर झूरी काची कहता है कि चुरा कर ही डाल दे। वो कहता है ना बाबा, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। ठीक है। अब आगे इसका दूसरा भाग हम पढ़ते हैं। अब दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। ठीक है, मोती जो था वो गुस्से वाला था और हीरा सहनशील था। मोती ने कोशिश करी कि गाड़ी को खाई में गिरा दे, लेकिन हीरा ने रोक लिया, संभाल लिया उसको, क्योंकि वो सहनशील था। संध्या का समय हो गया। घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और उस दिन की, मतलब एक पिछले दिन की शरारत का मज़ा भी उनको चखाया गया और फिर उनको सूखा भूसा डाल दिया गया और अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। ठीक है, और उनको सिर्फ सूखा भूसा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी ने उनको फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था कभी। ठीक है, और उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। टिटकार मतलब उसकी आवाज़ जो वो प्यार से उनको करता था,
उसी से ही वो दोनों उड़ने लगते थे, मतलब खुशी से उछलने लगते थे। और यहाँ पर उनको मार पड़ रही थी, ठीक है, और उनके सम्मान को आहत किया जा रहा था। तो ये तो व्यथा थी, ये तो दुख था ही कि उनके सम्मान को चोट पहुंचाई जा रही है, और लेकिन खाने को भी उनको सिर्फ सूखा भूसा ही मिल रहा था। तो उन्होंने नांद की तरफ, जो बर्तन है जिसमें खाना उनको परोसा जा रहा है, उसकी तरफ उन्होंने नज़र उठाकर भी नहीं देखा। ठीक है। अब दूसरे दिन दोनों बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। ठीक है, वो गया जो इनका मालिक था, उसने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए तो मोती को गुस्सा आ गया। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है। हीरा उसको समझा रहा है कि भागना व्यर्थ है यहाँ पर। फिर मोती ने कहा कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी, पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है। फिर हीरा कहता है पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया तो मार पड़ने से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, गया 2 आदमियों के साथ दौड़ कर आ रहा है और हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला कहो तो दिखा दूं कुछ और मज़ा भी। ठीक है, क्योंकि वो लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने कहा नहीं भाई, खड़े हो जाओ। ठीक है, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 गिरा दूंगा। ठीक है, 1-2 गिरा दूंगा उन आदमियों को। ठीक है, लेकिन कुछ मत करो। फिर वो कहता है कि नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम मोती दिल में ऐड कर रह गया कि हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम किसी को मारें, किसी को चोट पहुंचाएं। ठीक है और वो दिल में ही ऐड कर रह गया, मन में ही उसको गुस्सा करके रह गया और कुछ ना बोला। ठीक है, और दोनों को पकड़कर ले चला फिर वो। लेकिन उसने उस वक्त मारपीट नहीं की, कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप ले गया, क्योंकि उसको इनके तेवर देख के समझ में आ गया कि इस वक्त टाल देना ही सही है। मसलहत है मतलब हितकर है, वही फ़ायदेमंद है, वरना तो ये हमला बोल देंगे। ठीक है आज दोनों के सामने फिर सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे और उस वक्त एक छोटी सी लड़की आई और 2 रोटियां उनके लिए लेकर आई और उनके मुंह में खिला दी, उनके मुंह में देकर चल दी। ठीक है, उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, लेकिन हृदय को मानो भोजन मिल गया। ठीक है, एक एक रोटी दोनों को खिलाई उस छोटी सी लड़की ने। इनकी भूख तो उससे शांत होने वाली नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मन खुश हो गया कि इनको भोजन मिल गया। ठीक है, यहाँ भी फिर वो सोचते कि यहाँ भी किसी सज्जन का मतलब अच्छे इंसान का वास है। वो लड़की जो थी वो भैरव की थी और उसकी माँ मर चुकी थी। भैरव अब इनका मालिक था। ठीक है, और उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी। ठीक है, दोनों दिन भर जोते जाते। ठीक है, दिन भर मतलब उनसे खेतों में काम लिया जाता, उनको डंडे मारे जाते। ठीक है, और फिर इनको एक स्थान पर, थान मतलब वो जगह जहाँ पर उनको बांध दिया जाता था, वहाँ बांध दिया जाता और रात को फिर वो बालिका उनके लिए 2 रोटियाँ ले आती थी और उनको खिला देती थी। और प्रेम के इस प्रसाद से यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। कि मतलब इतना सूखा भूसा खाते थे और फिर भी वो दुर्बल ना हुए, कमज़ोर नहीं हुए। ठीक है, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। उनकी आंखों में देख के लगता था कि उनके अंदर पूरा विद्रोह भरा हुआ है। ठीक है, एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब तो सहा नहीं जाता। हीरा फिर वो कहता है क्या करना चाहते हो, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की। ठीक है, फिर वो हीरा कहता है जानते हो प्यारी लड़की जो हमें 2 रोटियां खिलाती है, वो उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, बेचारी अनाथ हो जाएगी। फिर वो कहता मालकिन को ना फेंक दूँ, वो क्या है जिसकी वो लड़की है और वो जिसको मारती है,
तो फिर वो कहता है कि औरत पर सींग चलाना मना है और यह भूल जाते हो। ठीक है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। ये कौन कहता है? मोती कहता है। बताओ तो उड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? ये हीरा बोलता है। अब वो कहता है इसका एक उपाय है कि रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर वो एक झटके में ही टूट जाती है। रात को बालिका जब रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आ रही थी, तो बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। फिर अचानक दरवाज़ा खुला और वो लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, मतलब प्यार से। ठीक है, तो दोनों फिर वो क्या करते हैं कि उन दोनों के माथे सहलाए उसने और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। वो कहती है कि आज मैंने सुना था कि घर में सलाह हो रही थी कि दोनों की नाकों में नाथ डाल दी जाए, कि तुम्हारी नाकों में नाथ डाल दी जाए। ये नाथ मतलब कि नाक में बांधी जाने वाली एक मोटी रस्सी होती है जिसे नाथ बोलते हैं। कहती है वरना तुम्हें उसमें बांध देंगे। ठीक है। उसने गराम खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। उसने रस्सियाँ खोल दी लेकिन वो फिर भी चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा कि चले तो फिर इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, है ना, क्योंकि सब इस पर ही संदेह करेंगे, उस पर ही शक जाएगा कि अचानक इस इस पर संदेह करेंगे। ठीक है, फिर अचानक से लेकिन वो बालिका चिल्लाई और कहती है कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं ताकि कोई इस पर संदेह ना करे और वो उनको भगा भी दे। इस तरीके से वो करती है। फिर ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, ऐसी वो आवाज़ें निकालती है। ठीक है, आगे अब गया जो है वो हड़बड़ाकर अंदर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। दोनों भागे। गया ने पीछा किया और वो और भी तेज़ हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ ले लिया उसने। और फिर दोनों मित्र कौन? दोनों बैल, हीरा और मोती, भागने का उनको मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। इतना दौड़ने लगे कि उनको रास्ते का, मार्ग का भी ज्ञान नहीं रहा। ठीक है, कि वो अपरिचित मार्ग पर चले गए, उनको ध्यान नहीं रहा कि किस रास्ते पर वो जाए जा रहे हैं। नए नए गांव उनको मिलने लगे। खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। तो हीरा ने कहा कि लग रहा है कि हम राह भूल गए। ठीक है, कि रास्ता भूल गए। अब मोती क्या कहता है, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना। बेतहाशा मतलब बिना सोचे समझे सीधा भागने लगे, उसको मार गिराना था। ठीक है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? कहता है कि वो तो अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। हम किसी को चोट क्यों पहुंचाएं? अब दोनों भूख से व्याकुल थे, मतलब बहुत तेज़ दोनों को भूख लग रही थी। तो खेत में मटर लगी हुई थी और दोनों वो चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा। ठीक है, जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। फिर खेलने लगे, एक दूसरे को आगे आगे धकेलने लगे। और ठीक है, इसी तरीके से फिर वो ऐसे उछल उछल कर एक दूसरे को धक्का दे देकर खेलने लगे। और फिर उनको लगा कि नहीं, इस तरीके से झगड़ा हो जाता है। फिर वो किनारे हट गया मोती। ठीक है, अब आगे तीसरा भाग हम पढ़ेंगे। अब इनको एक दूसरा सांड दिख जाता है, तीसरा। ठीक है, अब ये कहते हैं अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है, मतलब निराश हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। ठीक है, कहते हैं कि ये क्या है कि कोई सांड आ रहा है। ठीक है, डॉक्टर मतलब निराश हुआ चला आ रहा है। फिर वो कहता है हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा और दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। फिर ये कह रहे हैं कि उससे भिड़ना मतलब जान से हाथ धोना। ठीक है, अब लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, वो बड़ा भयंकर सा, बड़ा ही ऐसा सांड आ रहा है और अगर उससे झगड़े ना तो इनकी जान पर बनाएगी। मोती ने मूक भाषा में कहा कि बुरे फंसे, जान बचेगी, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने कहा चिंतित स्वर में कि अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा,
भाग क्यों ना चलें, कि मतलब अपने घमंड में बड़ा वो रखा है कि अगर हम उससे विनती करें कि भाई मत करो ऐसे, हमें मत परेशान करो, तो वो नहीं सुनेगा। ठीक है, पर वो फिर कहता है कि लेकिन भागना तो कायरता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। ऐसे आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि कोई उपाय सोचो। ठीक है, उपाय फिर उनको सूझता है, और वो कहते हैं कि फिर चलो एक साथ चोट करते हैं, एक उधर से उसको रगेद देता है, एक उधर से, मतलब ऐसे उसको धक्का दे दे के दोनों एक दूसरे से, मतलब दोनों दूसरी दूसरी तरफ से उसको धक्का देते हैं और उसको गिरा देते हैं। ठीक है, जो सांड था उसको भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा, हाँ, संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, मतलब इकट्ठे होकर। एक शत्रु से तो मल्लयुद्ध करने का आदी था, मल्लयुद्ध मतलब बिना हथियारों का जो युद्ध होता है, कि आदि था, उसके आदत थी कि एक से तो कर सकता था, लेकिन दो से नहीं। ठीक है, तो फिर दोनों ने इधर उधर से उसको गिरा गिरू के उसको मार दिया। ठीक है, और वो सांड बेदम होकर गिर पड़ा। फिर दोनों मित्रों ने विजय के नशे में वो झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में फिर से कहा कि मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। ठीक है, अब हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब लोग, क्योंकि उसको गिरा दिया था ना, तो उसको तो मन कर रहा था मोती को तो कि उसको मार ही डालो, लेकिन हीरा कह रहा है कि नहीं, अब वो गिर चुका है, उसको सींग मारना ठीक नहीं। ठीक है, फिर वो मोती कहता है कि नहीं, ये सब तो ढोंग है, बैरी को मार ही देना चाहिए, मतलब दुश्मन को मार ही देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की वो बातें करते हुए आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि आओ चलो कुछ खा लें। सामने उनको फिर मटर का खेत दिखता है और मोती उसमें घुस जाता है। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमियां लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, किनारे पर था, वो निकल गया, और मोती जो था वो सींचे हुए खेत में था। ठीक है, जिसमें मिट्टी पानी ये सब था। ठीक है, वो उस खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। ठीक है, वो भाग नहीं पाया और उसको पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि उसका जो साथी है, संगी जो है, वो संकट में है, तो वो भी लौट के आ गया। वो कहता है फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। ठीक है, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, जो मटर के खेत के रखवाले थे उन्होंने उसको भी पकड़ लिया, और सुबह के समय दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस क्या था? कांजी हाउस पशुओं को रखने की जगह होती है, जो आवारा पशु होते हैं, लावारिस जो होते हैं, किसी के पालतू नहीं होते, उनको कांजी हाउस में रखा जाता है। तो उसमें उनको बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने का एक दिन का भी नहीं, मतलब ऐसा उनको सबक मिला, या ऐसे वास्ता पड़ा कि उनको पूरा दिन खाने को कुछ नहीं मिला। जीवन में ऐसा पहली बार हुआ उनके साथ। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी सही था। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं, गया जिसके पास से वो आए थे भाग के, कि वो इससे थोड़ा सा तो सही था। अब यहाँ पर कई भैंसें थी, बकरियाँ थी, घोड़े, गधे सब थे। ठीक है, किसी के सामने चारा नहीं था, सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, और कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। ठीक है, सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, दरवाजे की तरफ। ठीक है, लेकिन कोई भी चारा लेकर नहीं आया, और फिर दोनों दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटने लगे। लेकिन इससे क्या ही तृप्ति होती, उससे कौन सा उनका पेट भरना था या कुछ भी होना था, ज़रा सी मिट्टी चाटने से क्या ही होना था। बस वो परेशान हो रहे थे, उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। ठीक है, अब रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए कुछ जवाब दिए, कह रहा है कि मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। फिर वो कहता है कि आओ दीवार तोड़ दें, और फिर इस तरीके से वो मिलकर
दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, उसने अपने नुकीले सींग जो थे दीवार में गड़ा दिए। तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया और फिर उसका साहस बढ़ा। दौड़ दौड़ कर दीवार पर उसने कई चोटें करी और चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी और गिराने लगा। कांजी हाउस का चौकीदार आया, लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आया था वो, ठीक है। और हीरा का ऐसा उजड़पन देखकर उसने कुछ डंडे उस पर रसीद दिए और उसको मोटी रस्सी से बांध दिया, और भी मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े, ठीक है, अब उसको बांध दिया रस्सी से, तो जो मोती था उसने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, ठीक है। तो वो कहता है कि ऐसा जोर मारना कि इस काम का, हाँ, वो कहता है कि मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। हाँ, कि अपने बल पर तुमने ये कर तो दिया, ठीक है, लेकिन क्या ही फायदा हुआ कि और ज़्यादा बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो कह रहा है कि जितना मर्जी बंधन में कर दें, ठीक है, लेकिन मैं जोर तो मारता ही जाऊंगा दीवार पर, ठीक है। फिर वो कह रहा है जान से हाथ धोना पड़ेगा। कहता है कोई परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार अगर खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। यहाँ कितने भाई बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे, ठीक है। फिर वो कहता है तो कि अच्छा चलो मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने भी अब दीवार पर सींग मारा और थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर उसकी भी हिम्मत बढ़ी और दीवार में सींग मारकर वो जोर लगाने लगा, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, कि किसी से वो लड़ रहा हो, किसी कॉम्पिटिटर से, ठीक है। फिर क्या होता है, आखिरी में 2 घंटे की जोर आजमाइश उन्होंने जो की जोर लगाया जो, और फिर उसके बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई और उसकी दुगनी शक्ति से दूसरा उसने फिर धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी, ठीक है। अब दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, ठीक है, एकदम सजीव से हो गए वो जानवर जो अधमरे से पड़े हुए थे, ठीक है। 3 घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां, भैंसें, गधे, ये सभी ज्यों के त्यों हाँ, ये सभी भाग गए, लेकिन ये दोनों ज्यों के त्यों खड़े हुए थे। हीरा ने पूछा तुम क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा जो कहीं, अच्छा हाँ, 2 गधे थे, सॉरी, जो 2 गधे थे वो ऐसे ही खड़े हुए थे। तो एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। हीरा ने पूछा कि तुम क्यों नहीं भागे थे। तो वो कहता है कि अगर फिर पकड़ लिए जाएं तो फिर वो हीरा कहता है कि क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर मिल रहा है ना, ठीक है। फिर वो गधा कहता है कि हमें तो डर लग रहा है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे, ठीक है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, ठीक है। अब जब वो हार गया, हीरा ने कहा तुम जाओ और मुझे यहीं पड़ा रहने दो, कि मतलब वो अपने मित्र की, मोती जो था वो हीरा की रस्सी नहीं तोड़ पाया, तो हीरा ने कहा कि तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर शायद कहीं भेंट हो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि जो होगा दोनों के साथ इकट्ठा होगा। वो कहता है ठीक है कि तुम विपत्ति में पड़े रहो और मैं भाग जाऊं। वो कहता है ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या होता है कि वो मोती गर्व से बोला, कहता है कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, ठीक है, कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। कहता है 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई ना, वे सब तो आशीर्वाद देंगे, ठीक है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तो अपने बंधु के पास आकर सो रहा, ठीक है, कि उन दोनों गधों को बाहर निकाल दिया और अपने बंधु मतलब साथी के साथ, हीरा के साथ सो गया, ठीक है, ऐसा उसने कर दिया।
फिर आगे क्या हुआ, अब पढ़ेंगे। हाँ, ऐसा अपने साथी के साथ आकर सो गया और सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली सी मच गई, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और मोटी रस्सी से उसे बांध दिया गया। ठीक है, मोटी रस्सी से उसको बांध दिया गया। ठीक है, अब हम पांचवा भाग पढ़ें कि एक सप्ताह दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। हाँ, पांचवें भाग में बता रहे हैं कि एक सप्ताह तक क्या हुआ कि दोनों मित्र जो थे वो वहीं पर बंधे पड़े रहे। किसी ने उनको चारे का एक तृण भी नहीं डाला, मतलब एक तिनका भी नहीं डाला, उनको ज़रा सा भी चारा नहीं दिया। एक बार हाँ, एक बार दिन में उनको पानी रख दिया जाता था उनके पास, और बस ऐसे ही उनको रखा जाता। दोनों बहुत ही दुर्बल, मतलब कमज़ोर हो गए। ठीक है, दोनों बहुत ही कमज़ोर हो गए। और कि उठा तक नहीं जाता था, उनकी ठठरियाँ निकल गई। अब लेकिन एक दिन क्या होता है कि बाड़ा जहाँ पर पशुओं को रखा था उसके सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी क्या होता है, एक डुगडुगी सी बजाई जाती है जिसको बजाकर घोषणा की जाती है। ठीक है, वो बजाई जाने लगी और दोपहर होते होते वहाँ पर 50-60 आदमी जमा हो गए। वो था क्या, इन दोनों को क्या किया जाना था, बेचा जाना था, इनको नीलाम किया जाना था। ठीक है, लेकिन ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदता। ठीक है, तो इसके लिए इनकी बहुत सेवा की जाने लगी, इनकी देखभाल की जाने लगी। ठीक है, अब सहसा, मतलब अचानक से एक आदमी, दड़ियाल की दाढ़ी वाला एक आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, ठीक है, वो आता है और वो इनको खरीद लेता है। ठीक है, और फिर दोनों एक दूसरे को ये भीत नेत्रों से देखते हैं और सिर झुका लेते हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागो, अब जान न बचेगी। हाँ, कि वहाँ जाकर तो अब तो जान नहीं बचेगी। ठीक है, मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया नहीं आती क्या। ठीक है, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, ये ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हीरा उसके जवाब देता है मोती का कि भगवान के लिए हमारा जीना मरना शायद दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। ठीक है, कि कहीं ना कहीं भगवान ने एक बार बचाया था ना, तो अब भी भगवान हमें बचाएंगे ही। ठीक है, यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, वो ऐसे बोलता है। एक मित्र दूसरे मित्र से बोलता है कि जो बैल हैं, एक बैल दूसरे से बोल रहा है कि आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो दूसरा कहता है तो क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। ठीक है, कि अगर हमें छुरी चला के मार भी देगा तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ काम ही आ जाएंगे। ठीक है, नीलाम होने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के घर चले गए और दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पाँव तक नहीं उठा सकते थे और भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह ज़रा भी अगर चाल धीमी करते तो उन पर ज़ोर से डंडा जमा दिया जाता। और रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नज़र आया। हाँ, रेवड़ मतलब उनका ग्रुप, गाय बैल चरते नज़र आए। रास्ते में जाते जाते सभी जानवर खुश थे और चिकने चपल दिख रहे थे। कोई उछलता था तो कोई आनंद से पागुर करता था। पागुर मतलब जुगाली, कुछ चबाता हुआ, खाता हुआ। ठीक है, फिर वे सोचते हैं कि कितना सुखी जीवन था उनका, पर वो कितने स्वार्थी हैं सब। इनके बारे में कोई चिंता ही नहीं कर रहा था कि दो भाई बड़ी बाधा में हैं, इनके बारे में उनमें से किसी ने सोचा ही नहीं। ठीक है, फिर सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। ये चलते चलते उनको लगा कि ये तो परिचित रहा है, कि मतलब देखा हुआ रास्ता लग रहा है। ठीक है, और फिर बस ये सोचने लगे कि ये तो वही खेत, वही बाग, वही गांव। ठीक है, इनको वो सब दिखने लगा और इनकी चाल अचानक से तेज हो गई, सारी थकान दुर्बलता सब गायब हो गई। और फिर इन्होंने क्या किया, ये सोचते हैं कि तो वही कुआं है
ठीक है, कि जहाँ पर ये पुर चलाने आते थे, कि अपना घूमने आते थे, ठीक है, अपने ग्रुप में कि एक साथ आते थे जो, ठीक है, अब ये खुश हो जाते हैं। और मोती कहता है कि हमारा घर नगीच आ गया, मतलब निकट आ गया, पास आ गया। फिर वो कहते हैं भगवान की दया है, और ये फिर भागने लगते हैं और उसको मार गिराते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसे मार गिराता हूँ, ठीक है। मोती बोलता है तो हीरा कहता है नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। अब दोनों एकदम से बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े, ठीक है, खुशी के मारे आनंद क्रीड़ा करते हुए भागते हुए अपने घर की ओर पहुंच गए। और वो कहते हैं अब ये हमारा थान है, हमारा स्थान है, ठीक है। और फिर आकर अपनी उस जगह पर खड़े हो जाते हैं। और वो जो व्यक्ति था दड़ियल, वो भी इनके पीछे पीछे दौड़ा चला आया। जूरी अपने द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, धूप में बैठा हुआ था मतलब, और वो बैलों को देखते ही, हाँ, बैलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी उनको गले लगाने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जो दड़ियल था उसने उनकी रस्सी पकड़ ली और झूरी ने लेकिन कहा कि ये मेरे बैल हैं। फिर वो दड़ियल कहता है तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, कि इनकी नीलामी हुई थी और मैं इनको लेकर आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। ऐसा झूरी काची कहता है कि मुझे लगता है तुम चुरा कर लाए हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, कि क्या अधिकार है कि कोई इनको नीलाम कर सके। वो कहता है कि मेरे बैल हैं। अब उसको भी इन पर एकदम, उनको देख के वो भावुक हो गया झूरी काची, और वो उनको नहीं ले जाने देता है। वो कहता है कि जाके थाने में रपट कर दूंगा, मतलब पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा अगर इनको हाथ भी लगाया तो, ठीक है। फिर वो कहता है कि इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हुए हैं, इसलिए मेरे बैल हैं। अब जो दड़ियल था वो झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा और मोती पीछे दौड़ा। इस तरीके से गांव से बाहर निकल जाने तक वो वहाँ पर रुका और दड़ियल का रास्ता देखता रहा, ठीक है। और दड़ियल दूर खड़ा उसको धमकियाँ देता रहा, लेकिन वो आ नहीं पाया। कभी गालियाँ निकाल रहा, कभी धमकियाँ दे रहा, लेकिन मोती रास्ते में रुका रहा और उसको आने नहीं दिया। और फिर वो विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा रहा और बाकी सब लोग तमाशा देख के हंसते रहे, ठीक है। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा कि हाँ उसने उसको हरा दिया। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसको मार ना बैठो, ठीक है। फिर वो कहता कि मुझे कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, फिर तो उसको मार ही देता। वो कहता अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर से उसकी खबर ले लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है जो गोली मरवा दे। वो कहता है कि मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, ठीक है। अब मोती को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता, अब उसके काम नहीं आ सकता, अब पकड़ में नहीं आऊँगा। वो कहता है कि हम तो एकदम सीधे साधे हैं, ज़रा देर में नांदों में खली, हाँ, फिर ज़रा सी देर में जो नांद, जो उनका बर्तन होता है जिसमें उनको खाने को मिलता है, उससे थोड़ी देर में उनको खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, मतलब उत्साह सा छाया था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, कि कहने का मतलब उसे भी अक्ल आ गई। जो मालकिन थी उसको, जूरी काची की पत्नी, उसको भी अक्ल आ गई और वो भी उनको प्यार करने लगी। तो देखो बच्चों, इनको अपनी आज़ादी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। तो हीरा जो कभी कभी सहने के लिए कहता था, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे इतना सहना भी नहीं चाहिए, विरोध अवश्य करना चाहिए। कभी कभी विरोध करना भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आज़ादी के भाव से जुड़ी हुई कहानी है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी और ये कहानी भी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीख भी मिली होगी कि
कभी कभी कुछ चीज़ें सहनी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा सहन नहीं करना चाहिए। जब अत्याचार बढ़ता जाए तो उसको सहना नहीं चाहिए, फिर विरोध करना ज़रूरी है। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।